हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राहुल शर्मा, आपका अपना दोस्त होस्ट हाजिर हूँ आज फिर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है और सबके लिए यूज होने वाली चीज़ है। तो हम लंबा वीडियो को ना खींचते हुए जल्दी से अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पेन, दर्द। पेन किसी को किसी भी मोमेंट पे हो सकता है। उसके लिए हम ढेर सारी दवाइयाँ भी यूज़ करते हैं। कुछ छोटी सी मेडिसिन्स हैं, कुछ हमारी अपनी नॉलेज होती है जो हमें डॉक्टर ने प्रीवियसली प्रिस्क्राइब की होती है। और हम हमारे लिए पेन सिर्फ एक पेन होता है। हम उसको सोच के कि चाहे आज हमें पैरों में दर्द है, कल में सिर में दर्द है, हम सेम मेडिसिन यूज़ सोचते हैं कि अगर ये पेन की है तो हम इसको क्यों ना कंज्यूम करें। बट ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। मैं आज आपको बताऊंगा सबसे पहले तो पेन होता क्या है, कैसे ये हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, हमें कैसे महसूस होता है, किस तरीके का है और किस तरीके से आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। मैं आज आपको सिर्फ एक मेडिसिन के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन मैं आपको दर्द की जो पूरी क्रोनोलॉजी है वो समझाने की कोशिश करूंगा। तो प्लीज़ बी विद मी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पेन का जो सबसे पहले मैं बात करूं, हमें महसूस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी गया हूं किसी प्रैक्टिशनर के पास, उसने मुझे इंजेक्शन दिया आईएम, तो मुझे वहां पे प्रिकिंग के टाइम पे थोड़ा सा पेन महसूस होता है। वो महसूस मुझे क्यों हुआ है? पेन महसूस होने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले पेन का जो क्रोनोलॉजी हम अगर समझने की कोशिश करेंगे, हमें महसूस किस तरीके से हुआ है, वो ये होता है जैसे ही हमें कोई भी पेन, फॉर एग्जांपल मैं भी एग्जांपल की बात करता हूँ, तो आईएम इंजेक्शन लगाया तो वहाँ पे मुझे जैसे ही निडल प्रिक करेगी तुरंत पेन रिसेप्टर, नॉन रिसेप्टर जो बोलते हैं हम, जिसको पेन रिसेप्टर को बोलते हैं नो रिसेप्टर, वो एक्टिवेट होता है। और वो एक्टिवेट होने के बाद थ्रू हमारी पेरिफेरल्स जो नर्व्स हैं उनके थ्रू हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं जो कि ब्रेन तक सिग्नल पहुँचाते हैं। ब्रेन तक सिग्नल पहुँचने के बाद हमें महसूस होता है। पेन जो महसूस होने का तरीका होता है वो तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट इज इमोशनल, सेकंड सेंसेशनल, थर्ड इज थिंकेबल। जो जनरली हमें पेन महसूस होता है वो सेंसेशनल ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूँ तो जो पेन के जो टाइप होते हैं वो दो तरह के टाइप होते हैं पेन के मेनली। फर्स्ट इज नोसिसेप्टर, सेकेंड वन इज न्यूरोपैथिक। जो नॉन सिसेप्टर होता है वो अगेन टू टाइप्स का होता है। उसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये होता है सोमेटिक और विसरल। सोमेटिक पेन्स में अगर मैं बात करूँ सबसे पहले, जो कि एक तरह से लोकल पेन हमारे लिए होता है, सेंसेशन एक तरह से होती है, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये सोमेटिक में नॉन सिसेप्टर में आता है। फॉर एग्जांपल आईएम इंजेक्शन अगर हमने दिया है, हम शुगर टेस्ट करवाने के लिए गए तो वहाँ पे हमें नीडल आईवी इंजेक्ट की जाती है वो सैंपल कलेक्ट करने के लिए, वो सोमेटिक पेन होता है हमारा। उसके साथ साथ अगर हमने प्रिकिंग करवाई है कहीं पे भी, या हमारे कान में कभी दर्द हो रहा है, ये जो इस तरह की पेन है लोकल जो हमें महसूस होते हैं, जनरली इसके लिए हमें कोई पेन किलर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका जो पेन होता है विद इन 1 मिनट और 2 मिनट अपने आप डिमिनिश हो जाता है। तो इसके लिए कभी भी कोशिश ना करें कि आप जा रहे हो और आपको कोई हल्का फुल्का दर्द हो रहा है सोमेटिक को, जनरली जो लोकल पेन हो उसके लिए कंसिडरेशन में आपको पेन किलर को लेने की जरूरत नहीं होती है। सेकेंड टाइप जो नोसिसेप्टर पेन की होती है वो है विसरल। इसके लिए हम बात करते हैं, अगर मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करूँ, ये जनरल पेन सेंसेशन होती है हमारी बॉडी में जो हमें कहीं पे भी महसूस हो सकती है, लेकिन उसका जो इफेक्ट जाता है, इम्पैक्ट जाता है, वो पूरी बॉडी पे कहीं ना कहीं में डिस्टर्ब करता है। वो आता है विसरल में, जनरल पेन के थ्रू, अंदर। उसके अगर मैं फर्दर बात करूँगा आपसे, तो जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो गया, लेडीज़ को जो महीने की साइकिल आती है, या आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्पाजम हो जाता है, या आपको किडनी स्टोन हो रही है, या आपको एंजाइना, चेस्ट पेन हो रहा है, ये सारे के सारे जो आते हैं वो जनरल पेन के थ्रू आते हैं। ठीक है, तो ये तो है पेन, दो तरीके का है मैंने बताया आपको, नोसिसेप्टर और न्यूरोपैथिक। जो नोसिसेप्टर है उसमें फर्दर 2 टाइप्स थी, सोमेटिक जो लोकल है, और एक है जनरल जो कि हमारा विसरल नोसिसेप्टर पेन है। ओके, सेकंड जो आता है हमारा वो आता है न्यूरोपैथिक पेन। न्यूरोपैथिक पेन जो होता है जनरली रेडिएटिंग होने वाला पेन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पे हमें पहुंचता रहता है। इसमें जो मेन जो चीज़ें हैं मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी, डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, जिसकी वजह से किसी को घुटनों में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, एडी में ज़्यादा दर्द महसूस होता है, या किसी तरह की कोई एम्पुटेशन होती है, फॉर एग्जांपल लिम्ब एम्पुटेशन हो गई है। तो इस तरह के जो पेन होते हैं वो न्यूरोपैथिक पेन के अंदर आते हैं। तो ये 2 तरीके का पेन होता है।
जनरली जो हमें पेन किलर महसूस लेना हम बात करते हैं तो वो नो रिसेप्टर विसरल पेन के लिए हम किसी भी तरीके की मेडिसिन ले सकते हैं, जनरल पेन में ले सकते हैं, लेकिन सोमेटिक पेन के लिए हमें पेन किलर की ज़रूरत नहीं होती है। बात करूँ न्यूरोपैथिक पेन में, तो न्यूरोपैथिक पेन में आपको मेडिसिन की जो टाइप रहेगी वो पेन किलर अलग तरीके की रहेंगी, ठीक है। उसमें आप जनरल जो नॉन OTC जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए, वो आप कभी भी कंसीडर ना करें। अपने फिजिशियन की सलाह के बाद ही आप किसी भी पेन किलर को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जनरली जो पेन किलर्स चलती हैं आपके पेन को जो सबसाइड करती हैं वो एक लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं, और जिस पेन किलर के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, वो एक शॉर्ट टर्म पेन रिलीव करती है सिर्फ, और उसको आप लंबे टाइम के लिए एडवाइजेबल नहीं होती है। फिर भी आप अगर ऐसा कोई आपको लगता है तो अपने फिजिशियन से ज़रूर उसके बारे में सलाह लें। पेन के बारे में जैसे मैंने बताया आपको 3 तरीके से महसूस होता है, सेंसेशनल, थिंकेबल और इमोशनल। हर तरीके के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। जो आज हम बात करेंगे जिस मॉलिक्यूल के बारे में, वो है सेंसेशनल पेन के लिए। तो आज का जो अपना मॉलिक्यूल है वो आप लोगों के लिए अनजान नहीं है। बहुत सारे OTC ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल फेनेक प्लस है, एल्डेजासिक पी, एसिक्लोपेरा, डाइक्लोपेरा जिसको हम जनरली समझते हैं, रिएक्टिन होता है, प्लेन डाइक्लोफेनेक के साथ होता है। तो इस तरह के वेरियस ब्रांड्स मार्केट में अवेलेबल है, 10-10 रुपये में पत्ते मिलते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कभी भी OTC ब्रांड्स को पेन मैनेजमेंट के लिए यूज़ ना करें। कुछ टाइम के बाद आपको उनकी आदत पड़ जाती है। इट्स अ टाइप स्लो पॉइजन फॉर यू, धीमा जहर होता है। धीरे धीरे आपकी आदत बिगड़ती है। आज आप 5 दिन में ले रहे हो, कल आप 4 में लोगे, परसों 3 में लोगे। एक स्टेज आएगी जब आपको दिन में 2 या 3 बार मेडिसिन लेंगे। आप अपनी तरफ से डॉक्टरी ना करें प्लीज़, ये काम अपने फिजिशियन के लिए छोड़ दें। आपको नुकसान हो जाएगा, आपके लीवर पे डैमेज हो सकता है, आपकी किडनी डैमेज हो सकती हैं, आपका यूरिन ट्रैक्ट सिस्टम ख़राब हो सकता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं OTC अवेलेबल होती है मार्केट में, प्लीज़ ना लें बिना किसी अपने फिजिशियन की सलाह के बिना। तो जो आज हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करने वाले हैं वो है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग NSAID है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो कि फीवर भी रिड्यूस करता है। इन्फ्लामेशन जो हमें हो रही है पेन की वजह से, सेंसेशनल पेन बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो उसमें भी वो बहुत अच्छा काम करता है। अगर मैं बात करूँ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो सबसे पहली बात जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर हमें लगता है कि हमें किसी भी तरह का विसरल पेन है या न्यूरोपैथिक पेन है जिसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए मेडिसिन की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए प्लीज़ अपनी LFT, KFT, CBC ये टेस्ट आप करा के ही अपने फिजिशियन के पास जाएं, ताकि उसको बहुत आसानी हो सके और आपका भी टाइम बच सके। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको ये मेडिसिन यूज़ करनी है तो आपकी इसके लिए टेस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी। सेकंड, जो CABG पेशेंट होते हैं, दैट इज़ कोरोनरी आर्टरी ग्राफ्टिंग बाईपास सर्जरी जो होती है, वो अगर आपकी होनी तो उससे 1 वीक पहले तक आप डाइक्लोफेनेक को ना लें तो बेटर रहेगा। तीसरा, कोई भी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो डाइक्लोफेनेक का कंज्यूम टैबलेट को ना लें। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन समहाउ ले सकते हैं, बट डोज जो है वो एडवाइस ही होनी चाहिए आपको। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी डोज ना लें। कभी भी किसी भी पेन किलर की डोज को स्किप ना करें और ना ही उस डोज को ओवरडोज करें। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, डाइक्लोफेनेक जो है वो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको पेन रिलीफ करता है। इसको आपको फूड के बाद लेना होता है ताकि आपको कोई भी गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम ना हो। जो ड्राइविंग करते हैं उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने मेडिसिन लिया तो आप प्लीज़ ड्राइव ना करें। ओके, अल्कोहल नहीं लेनी है। तो ये कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं जो इसके लिए हमें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर मैं बात करूँ इसके लिए कुछ टॉप ब्रांड्स की, तो फॉर एग्जांपल वोवरान SR आती है, हमारी 100 mg स्ट्रेंथ में आती है। SR स्टैंड्स फॉर सस्टेन्ड रिलीज। ओके, नेक SR इज़ देयर एंड रिएक्टिन SR इज़ देयर एंड डाइनापार इज़ वन ऑफ द मोस्ट गजब ब्रांड है डाइनापार ही ऐसा एक ब्रांड है जिसका इंजेक्शन एक्वस बेस आना स्टार्ट हुआ था, जिसको हम IV यूज़ भी कर सकते हैं इन लाइक एमरजेंसी केसेस। ओके, बाकी कोई भी इंजेक्शन अगर हम देने वाले हैं या बात करते हैं डाइक्लोफेनेक का, तो मोस्टली IM इंजेक्शन दिया जाता है। डिक्लोटैल एक ब्रांड आता है ब्लूरोस का करके, बहुत सस्ता भी पड़ता है आपको, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इंडिकेशंस की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको विसरल जो पेन सेंसेशन होती है उसमें आप ले सकते हैं। उसको अगर मैं फर्दर क्लैरिफाई करूँ, किसी भी तरीके के स्पाजम में, कंधे के दर्द में, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आप इसको ले सकते हैं।
या रोमेटाइड आर्थराइटिस में ले सकते हैं, गठियावाद जिसको हम बोलते हैं। बाँ में हम इसको ले सकते हैं जहाँ पे हमारे उत्तक जो टिश्यूज़ होते हैं, लिगामेंट्स जो हो रहे हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, तो वहाँ पे में जो बहुत सेंसेशन, जो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंसेशन आ रही है, वहाँ पे आप डाइक्लोफेनेक को ले सकते हैं। वोवरान एसआर इनफैक्ट मैं कहूँगा आपको। एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल में आप इसको ले सकते हैं, बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हुआ है और उसको इमीडिएट बहुत पेन हो रहा है, तो वहाँ पर उसको ओरली दे सकते हैं। 100 mg टैबलेट जो है उसको इमीडिएट रिलीफ महसूस होना स्टार्ट होएगा। विदाउट फूड आप कोई टैबलेट नहीं लेनी है कभी भी। कुछ जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं, जो इसके सर्टेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि आई थिंक किसी डॉक्टर को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनके वो अपने आप सबसाइड हो जाते हैं। उनके बारे में अगर मैं बात करूँगा तो सबसे पहले नोज़िया आपको हो सकता है, वोमिटिंग आपको महसूस हो सकती है, डायरिया आपको महसूस हो सकता है, गैस्ट्राइटिस आपको हो सकता है, आपको हो सकता है भूख कम लगे, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है और वो लगातार चल रही है तो अपने फिजिशियन से ज़रूर इसके बारे में कंसल्ट करें। एम्प्टी स्टमक कभी इस टैबलेट को ना लें आप। अगर मैं बात करूँ डोज़ की, तो जनरली जो होती है 100 mg में, 50 mg में अवेलेबल होती है। ये बच्चों के लिए रिकमेंड नहीं होती है। जिनका वेट एटलीस्ट 25 से ऊपर है, 40 तक है, उसको आप 50 mg BD भी दे सकते हैं। 100 mg OD प्रेफर करें। अगर आपको ज़्यादा ही पेन है, एक्यूट पेन है आपको, तो आप BD डोज तक ले सकते हैं। 100 mg फॉर एडल्ट ओनली। एक चीज़ और मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगा, जिनका वेट 45 से अबोव होता है या 40 से अबोव भी होता है, जनरली हम उसके लिए कंसीडर करते हैं कि हम उसको अडल्ट डोज दे सकते हैं। ओके, इसके बारे में अगर कोई और चीज़ आपको जाननी हो तो प्लीज़ कमेंट पिन अप कीजिए अपना। मैं फिर आपको बताना चाहूँगा एक बात, मेरा जो ये वीडियो क्रिएट करने का पर्पज़ है वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आपको अगर आपके घर पे कोई मॉलिक्यूल रखा है तो उसके बारे में एटलीस्ट नॉलेज होना चाहिए। पर स्टिल बिना अपने फिजिशियंस की सलाह के बिना कोई भी ड्रग आप सेल्फ कंज्यूम ना करें, वो आपके लिए दिक्कत दे सकता है। ठीक है, कोई मेरे लिए रिगार्डिंग मेरे लायक इसमें कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो आप एनी टाइम मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट पिन अप कर सकते हैं, DM कर सकते हैं आप। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ आवर्स। हमारा जो मोटो है, अब्यूज़ नहीं, यूज़ करो, स्टॉप द ड्रग्स अब्यूज़। ओके, टेक केयर, गुड लक। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको किसी पर्टिकुलर डिजीज़ पे या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल पे अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो, हम कोशिश करेंगे हम अपनी अगली वीडियो उसी पे बनाएं। इसके साथ अगर मैं बात करूँ एनसेड्स में, जितने भी एनसेड्स जो मॉलिक्यूल्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एसिक्लोफेनेक हो गया, डाइक्लोफेनेक हो गया, आपका इबुप्रोफेन हो गया, इस तरह की कोई भी जो चीज़ है वो सारी की सारी आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं। पेन का रूट मैंने आपको बता दिया है, पेन किस तरीके का है वो मैंने आपको बता दिया। आप उसको क्लैरिफाई करके उस हिसाब से अगर आपके पास घर पे है तो ही मेडिसिन लें। जनरली जो न्यूरोपैथिक पेन होता है उसके लिए हमें मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत होती है, कम्बिनेशन थेरेपीज़ भी जाती हैं। ओके, बिना किसी सलाह के कभी भी कोई भी पेन किलर ना लें। OTC ब्रांड्स जो अवेलेबल हैं, जो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल होते हैं, प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिए, वो आपको नुकसान दे सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। थैंक यू गाइज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।